हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर के प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि यूपी पीसीएल टीजी2 के लिए, यूपी आरवीएनएल टीजी2 के लिए या फिर किसी भी स्टेट के टीजी2 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो इसका मतलब है कि इनके पूछने के चांसेस बढ़ सकते हैं और हम उनका जो डिटेल है, जो उनका एक्सप्लेनेशन है, वह इतना बढ़िया से देखेंगे कि आपके और भी कुछ नए क्वेश्चन अगर उनसे बन सकते हैं तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, और हर एक चीज़ को समझें, आप एक एक क्वेश्चन को समझें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए अगर हम डिस्कस करें अपना आज का पहला क्वेश्चन, तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का है कि लेमिनेटेड कोर इन इलेक्ट्रिकल मशीन आर यूज टू रिड्यूस, यानी वैद्युत मशीनों में लेमिनेटेड क्रोडों का प्रयोग निम्नलिखित घटाने के लिए किया जाता है। यानी कि लेमिनेटेड क्रोड का हम इस्तेमाल अगर करते हैं तो निम्नलिखित में कौन सी चीज़ को घटाने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें, ऑप्शन क्या है आपका? कॉपर लॉस, ईडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, ऑल ऑफ दिस। तो क्या सही होगा? तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से जान सकते हैं कि लेमिनेटेड क्रोड का हम इस्तेमाल जो करते हैं वह ईडी करंट यानी भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए लेमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर है कि किसी भी मशीन में, जरूरी नहीं कि ट्रांसफार्मर में, किसी भी मशीन में अगर हम लेमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं और वह मशीन आपकी एसी होनी चाहिए, जैसे कि एसी या फिर डीसी मशीन में भी ऐसा होता है, लेमिनेशन करते हैं तो वह किसको रिड्यूस करता है? ईडी करंट को। लेकिन आर्मेचर में क्योंकि एसी पैदा होता है, डीसी मशीन के आर्मेचर में एसी पैदा होता है, इसलिए वहाँ पे ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? लेमिनेशन। ठीक है, लेमिनेट कर देते हैं कोर को। तो क्लियर है कि लेमिनेटेड कोर का इस्तेमाल हम अगर करेंगे तो किस चीज़ को कम करेंगे? ईडी करंट यानी भंवर धारा हानि को कम करेंगे। क्लियर? अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए, विद्युत मशीनों में लेमिनेटेड कोर्स का प्रयोग ईडी करंट लॉस घटाने के लिए किया जाता है, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, जबकि हिस्टेरिसिस लॉस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि लेमिनेटेड कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ईडी करंट लॉस पर प्रभाव पड़ेगा यानी घटेगी, और हिस्टेरिसिस लॉस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह दोनों ही कोर लॉसेस हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि यह दोनों कोर लॉस है, लेकिन अभी हम छोड़ो उसको। पहले इतना समझो कि अगर ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? लेमिनेटेड कोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हिस्टेरिसिस लॉस को, ठीक है, हिस्टेरिसिस लॉस जो आपके पास है, उस हिस्टेरिसिस लॉस को अगर कम करना हुआ तो आप क्या इस्तेमाल करोगे? क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है, अगर आप समझो तो क्वेश्चन आपका आ सकता है, हिस्टेरिसिस यानी शैथिल्य हानि को अगर आपको कम करना है तो आप क्या इस्तेमाल करोगे? तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि हम एक मटेरियल यूज करेंगे और उस मटेरियल का नाम होगा सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक मटेरियल यूज करेंगे, उस मटेरियल का नाम क्या होगा? सिलिकॉन स्टील होगा, जिससे क्या होगा? हिस्टेरिसिस लॉस यानी शैथिल्य हानियाँ हमारी कम हो जाएंगी। देखिए, शैथिल्य हानि का फॉर्मूला और ईडी करंट लॉस दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दिमाग में एकदम बिठा लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए WH यानी कि हिस्टेरिसिस हानि लॉस प्रोपोर्शनल होता है किसके? बी जो है ये फ्लक्स घनत्व है। क्या है? फ्लक्स घनत्व के पावर 1.6 मैक्स एफ इंटू वी। एफ क्या है? एफ आपकी आवृत्ति है, वी क्या है? आपका आयतन है। क्लियर है? तो फॉर्मूला याद होगा, हिस्टेरिसिस लॉस का फॉर्मूला आई थिंक आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, तो ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है कि आपको याद हो। उसके बाद ईडी करंट लॉस, अगर ईडी करंट लॉस का फॉर्मूला देखना है तो बी स्क्वायर मैक्स, यानी जो फ्लक्स डेंसिटी यानी कि फ्लक्स घनत्व हम इस्तेमाल करेंगे वो मैक्सिमम वैल्यू का होगा। कितनी वैल्यू का होगा? मैक्सिमम वैल्यू का होगा। एफ स्क्वायर, एफ क्या है? आवृत्ति है, टी स्क्वायर उसकी मोटाई है, थिकनेस है, और वी क्या है? वॉल्यूम है। तो ये जो फॉर्मूला है ये ईडी करंट के लिए है, ये वाला फॉर्मूला जो है ये हिस्टेरिसिस के लिए है। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहने चाहिए दोनों के दोनों फॉर्मूले, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दिया है, आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मतलब ईडी करंट लॉस जो है वो टी स्क्वायर यानी कि मोटाई के क्या है? प्रोपोर्शनल है।
तो इसका मतलब है कि ईडी करंट लॉस आपकी बढ़ेगी जब मोटाई हम इस्तेमाल करते हैं। तो मोटा हम नहीं करते, इसलिए क्या कर देते हैं, लेमिनेशन। लेमिनेशन का मतलब होता है कि पतले पतले काट देंगे। जैसे देखेंगे कि आप कोई भी ट्रांसफार्मर बनाए तो उसमें ऐसे पतले पतले पत्तियां कटी रहती हैं, तो वो क्या है, उससे मोटाई कम हो गई। अगर मोटाई कम हो गई तो ईडी करंट लॉस भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि जब भी आप ट्रांसफार्मर में देखते हो उसकी कोर, तो उसकी कोर को आप जब इस तरह से ट्रांसफार्मर बना हुआ आप देखते हो तो उसकी कोर आप देखते हो कुछ इस तरह से बनी आपको दिखती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये लेमिनेशन ही किया गया है। तो लेमिनेशन से क्या हो जाता है कि ईडी करंट लॉस कम हो जाती है। आई थिंक क्लियर है आपको। चलिए देखते हैं उसके अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू, अभी जो दिया है डैश गुणे 100 वेयर वी एन एल बराबर नो लोड वोल्टेज एंड वी एफ एल बराबर फुल लोड वोल्टेज। तो वोल्टेज रेगुलेशन आपसे पूछ रहा है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन यानी प्रतिशत वोल्टेज नियामन क्या होगा, जहां वी एन एल बराबर नो लोड वोल्टेज है और वी एफ एल बराबर फुल लोड वोल्टेज है। तो आपको ये बता देना है। अब बताओ मेरे से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन आप देख लो। तो आप देखेंगे कि परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, देखिए वोल्टेज रेगुलेशन का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन से हमको ये चीज़ पता चलती है कि हमारे मतलब कि कोई भी मतलब लाइन है, सपोज ट्रांसमिशन लाइन, संचरण लाइन है, या फिर कोई ट्रांसफार्मर है या कोई मशीन है, तो उसमें क्या होता है कि वोल्टेज रेगुलेशन करने से नॉर्मली हमको पता चल जाता है कि जितना हम सप्लाई दे रहे हैं, जितना सप्लाई दे रहे हैं उतना रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि इनपुट जितना है आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है। वही आपका क्या है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। या फिर आप ये कह सकते हो कि नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपान फुल लोड वोल्टेज का जो मतलब ये होता है कॉम्बिनेशन, या फिर ये जो टोटल मतलब यूनिट हम मिला के बनाते हैं फॉर्मूला, यही क्या होता है, आपका वोल्टेज रेगुलेशन होता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, देखिए तो वोल्टेज रेगुलेशन आपको क्लियर है कि अगर आपको नो लोड वोल्टेज दिया है और फुल लोड वोल्टेज दिया है, तो वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपान वी फुल लोड, यही आपका क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन होता है। वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज में तो गुणे 100 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हम कर देंगे। क्लियर है, तो आपको बताना होगा। तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन जो आपका होता है वह होता है वी एन एल, यानी कि नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपान फुल लोड वोल्टेज गुणे 100। तो ये सब चीज़ें मैंने पहले ही बता दिया है, तो क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सी है। जो ट्रांसफार्मर हमारे पास होता है उसकी कोर बनाने के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन क्या है, हॉट रोल्ड दाना व्यवस्थित स्टील, कास्ट स्टील, कूल्ड रोल्ड दाना व्यवस्थित स्टील, कास्ट आयरन। देखिए कास्ट आयरन हम डीसी मशीन के योक को बनाने का इस्तेमाल करते हैं, यानी छोटी मशीन होगी तो उसके योक को बनाने के लिए हम लोग कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ट्रांसफार्मर की बात है तो ट्रांसफार्मर में जो उसकी कोर है ना, उस कोर को बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक मटेरियल जिसका नाम होता है CRGO। शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा कि CRGO का इस्तेमाल करते हैं। और ये CRGO जो है हमारा क्या काम करता है, CRGO आपका जो भी हमारा CRGO है, इस मटेरियल की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसकी जो परमेबिलिटी होती है, परमेबिलिटी, चुंबकशीलता, ठीक है, इसकी चुंबकशीलता बहुत ही अच्छी होती है। अगर हम बात करें आइडियल केस में तो अनंत होती है। आइडियल केस में क्या होगी, अनंत होती है। इसलिए हम लोग जो कोर बनाते हैं वो किस चीज़ की बनाते हैं, CRGO की बनाते हैं। क्लियर है। अब देखिए CRGO मतलब कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, ठीक है, बस इतना ही होता है। तो अब इसको दिया गया है तो किसका यूज करते हैं, तो वो है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। इसका हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ को बनाने के लिए, ट्रांसफार्मर की कोर को बनाने के लिए। क्लियर है। चलिए तो एक एक क्वेश्चन को आई थिंक आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या है कि ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए कूल्ड रोल्ड
ग्रेन ओरिएंटेड स्टील सबसे उपयुक्त लेमिनेशन प्रयोग किए जा सकते हैं। और इसमें देखिए सीआरजीओ जो है उसमें लेमिनेशन बहुत ही आसानी से प्रयोग किए जा सकते हैं। यानी कि कोल्ड रोल्ड जो है इसमें जो देखिए स्टील है ना, सिलिकॉन स्टील भी मिला देते हैं जिससे हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाती है। और उसके बाद इसमें लेमिनेशन अच्छे से कर देते हैं जिससे आपकी मतलब कि ईडी करंट लॉस यानी भंवर धारा हानियाँ भी कम हो जाती हैं। अब देखिए इसके प्रयोग से भंवर धारा तथा हिस्टेरिसिस हानियाँ न्यूनतम होती हैं। तो मैंने कहा ना कि सीआरजीओ का इस्तेमाल करते हैं तो भंवर धारा हानि और हिस्टेरिसिस हानियाँ बहुत ही कम होती हैं। यह मिश्र धातु की पत्तियों से बनी होती है तथा क्रोड में प्रयोग होने वाला लोहा उच्च सिलिकॉन अंश का होना चाहिए। देखो मैंने पहले ही कहा ना कि जो हम क्रोड में मतलब मिलाएंगे सीआरजीओ में, आपका जो लोहा होगा वो क्या होगा, उच्च सिलिकॉन वाला होगा। अगर उच्च सिलिकॉन का है तो उसमें आपकी हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाएगी, जिसमें सिलिकॉन की मात्रा 4% तक हो सकती है, जिसमें सिलिकॉन की मात्रा 4% तक हो सकती है। क्लियर। उसके बाद 25 चक्र प्रति सेकंड आवृत्ति के लिए लेमिनेशन की मोटाई 0.5 mm तथा 50 चक्कर प्रति सेकंड के लिए 0.28 से 0.35 mm तक होनी चाहिए। देखो हमेशा पूछा जाता है कि जो हम लेमिनेशन करते हैं उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, तो उसकी मोटाई आप देखोगे कि लगभग यही 0.35 mm से 0.5 mm तक होती है। तो यहाँ पे तो एकदम बिल्कुल खोल के ही रख दी गई बात कि 25 चक्र यानी कि हाफ साइकिल की अगर हम बात करें, ठीक है, यानी 25 चक्र प्रति सेकंड, यानी कि एक चक्कर लगाने में अगर 25 सेकंड लगे, मतलब कि 25 चक्कर लगाने में अगर आपको 1 सेकंड लग रहे हैं तो उस टाइम आपकी जो लेमिनेशन की मोटाई होगी थोड़ी ज़्यादा रखी जाएगी। ठीक है, उस टाइम आपकी लेमिनेशन की मोटाई क्या होगी, ज़्यादा रखी जाएगी। लेकिन 50 चक्कर पर सेकंड के लगाने के लिए, यानी कि 1 सेकंड में 50 चक्कर आप लगा रहे हो, उस कंडीशन में आपकी जो लेमिनेशन की मोटाई होगी वो 0.28 से 0.35 mm तक हो जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब चीज़ें आपको याद रखना। एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है बंधु, इसलिए ज़रूरी है कि आप हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझो। ओके, चलिए अब देखिए, हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट होते हैं ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेता है तब उसका रंग नीले से बदलकर निम्नलिखित हो जाता है। देखिए ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर में हम फिट होते हैं यानी उसको इस्तेमाल करते हैं और क्रिस्टल का रंग आपको साफ दिखाई देता है। क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेता है तब उसका रंग नीले से बदल जाता है। पहले कैसा रंग होता है, नीला रंग होता है, लेकिन जब वो क्या कर लेता है, नमी को अवशोषित कर लेता है, उस कंडीशन में उसके रंग में कोई चेंज आ जाता है, कोई परिवर्तन आ जाता है। तो उसका रंग हो कैसा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब की बात है, याद रखिएगा कि सिलिका जेल बिना नमी अवशोषित किए रंग कैसा देगा, नीला। क्वेश्चन पहले देखिए क्या बन सकता है कि सिलिका जेल है, नमी अवशोषित नहीं किया गया है, ठीक है, ब्रीदर में इसका इस्तेमाल होता है। ब्रीदर में कभी कभी पूछा जाता है कि ब्रीदर में क्या इस्तेमाल होता है, तो ब्रीदर में सिलिका जेल इस्तेमाल होता है। पहला पॉइंट, ब्रीदर में सिलिका जेल है, तो ब्रीदर में जो सिलिका जेल है अगर उसने नमी अवशोषित नहीं किया है, ठीक है, नमी अवशोषित नहीं किया तो उसका रंग कैसा होगा, उसका रंग होगा नीला। कैसा रंग होगा, नीला। लेकिन अगर उसने नमी अवशोषित कर लिया फिर उसका रंग कैसा बदल जाएगा, तो उसका रंग हो जाएगा पिंक यानी गुलाबी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को मैंने खोल के रख दिया, हर एक चीज़ को आप समझ सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ब्रीदर में क्या इस्तेमाल करते हैं, सिलिका जेल। सिलिका जेल ने नमी अवशोषित नहीं किया तो रंग कैसा होगा, नीला। अगर नमी अवशोषित कर लिया तो रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी यानी कि पिंक। ठीक, चलिए देखिए, सिलिका जेल रावो यानी RAVO का रंग नीले से बदल कर पहले बैगनी फिर गुलाबी हो जाता है। अब देखिए एक और लाइन मिल गया आपको कि सबसे पहले अगर आपका बदलेगा तो फिर कैसा होता है, बैगनी, फिर कैसा बदल जाता है, गुलाबी। तो गुलाबी यह प्रदर्शित करता है कि सिलिका जेल की नमी सोखने की क्षमता समाप्त हो गई है। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से आपको क्लियर करना है कि ट्रांसफार्मर में जो सिलिका जेल है, अगर उन और मतलब कि कभी क्वेश्चन आए कि नमी को अभी भी अवशोषित कर सकता है, यानी नमी अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, यानी अभी भी उसमें मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसे क्वालिटी बची है जो कि नमी को सोख सकती है, तब उसका रंग कैसा होगा, तो अब उसका रंग बैगनी होगा। और गुलाबी तब हो जाएगा जब उसमें नमी सोखने की क्षमता खत्म हो जाएगी। गुलाबी तब हो जाएगा जब नमी सोखने की क्षमता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तथा तब इसे बदल कर या निकाल कर इसे 150 से 200 डिग्री ताप पर पकाकर दोबारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कभी भी पूछे कि सिलिका जेल को अगर आप निकाल के फिर दोबारा प्रयोग करते हैं तो फिर उसका टेम्परेचर कितना रखा जाता है, उसका तापमान तो 150 से 200 डिग्री सी तक
रखा जाता है तथा इसका रंग पुनः नीला हो जाता है। क्लियर है कि जब उसको निकाल के पका देते हैं तो फिर उसका रंग कैसा हो जाता है, क्वेश्चन बन जाए तो फिर पुनः उसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई करंट ट्रांसफार्मर है। अब करंट ट्रांसफार्मर देखिए, पहले क्वेश्चन ये देखिए, कोई करंट ट्रांसफार्मर है। अब करंट ट्रांसफार्मर अगर है तो देखिए करंट ट्रांसफार्मर बनाने के लिए जैसे कि ये ऐसे ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ये आपकी प्राइमरी साइड है, ये आपकी सेकेंडरी साइड है। ठीक है, ये मान लिया हमने कि इधर हम लोड लगाएंगे, इधर हम क्या लगाएंगे, इधर सोर्स लगाएंगे, इधर हमारा लोड लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा है सीटी। अब देखिए सीटी में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो सीटी बेसिकली क्या है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। देखिए स्टेप अप का मतलब क्या होता है कि जो वोल्टेज को बढ़ाएगा, प्राइमरी में अगर 11 के भी है तो सेकेंडरी में 33 कर देगा या 66 कर देगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये सीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर जो है वो क्या है, स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि स्टेप अप है। कैसा है, स्टेप अप। यानी कि एक सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर यानी कि धारा परिणामित्र जो होता है वो क्या होता है, वह आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि प्राइमरी वोल्टेज को बढ़ा देता है सेकेंडरी में। और जो ट्रांसफार्मर स्टेप अप होता है उसकी करंट प्राइमरी में ज़्यादा होती है और सेकेंडरी में कम होती है। तो याद रखिए कि सीटी का जो हम हमेशा रेशियो रखते हैं 200:5 रखते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आप देखोगे 100:5 आपका बना रहता है, तो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी रेशियो आपसे पूछा जाता है। क्लियर है। तो देखिए जब भी एक करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में करंट फ्लो हो रही होती है तो उसके सेकेंडरी को कभी भी ओपन नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा करंट ट्रांसफार्मर ही एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसकी सेकेंडरी को आप ओपन नहीं कर सकते, अदरवाइज पूरे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे करंट वोल्टेज बढ़ता जाएगा, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना, वहाँ पे वोल्टेज बढ़ता जाएगा जो उसकी वाइंडिंग उस चीज़ को झेल नहीं पाएगी, जिससे क्या होगा कि वो वाइंडिंग जल जाएगी। इसलिए नॉट टू केप्ट ओपन यानी विद्युत खुला नहीं रखा जा सकता। यानी ट्रांसफार्मर यानी करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके सेकेंडरी को कभी भी हम खाली नहीं छोड़ सकते, मतलब ओपन नहीं छोड़ सकते। ठीक है, उसको शॉर्ट करके रखते हैं। तो देखिए सीटी की द्वितीयक कुंडली को खुला नहीं रखना चाहिए। खुला होने पर द्वितीयक कुंडली में अति उच्च वोल्टता उत्पन्न होगी जो वहां पर कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए घातक होगी। इसके साथ ट्रांसफार्मर का क्रोड भी अधिक संतृप्त होकर अपना चुंबकीय गुण सदैव के लिए नष्ट कर देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट लाइन है कि वहाँ पे जो भी मान लो आप सीटी का बहुत हाई वोल्टेज मिलेगा, सेकेंडरी में बहुत उच्च वोल्टेज मिलेगा, जिससे वहाँ पे जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनको घातक हो सकता है। और इसके साथ साथ क्या है कि ट्रांसफार्मर की जो क्रोड है वो बहुत जल्दी सेचुरेट हो जाएगी। देखो क्रोड जो होगी बहुत जल्दी क्या होगी कि सेचुरेट होने का मतलब कि अब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, एकदम फिक्स हो जाएगी वो। ठीक है, जिससे क्या होगा कि वो अपने चुंबकीय गुण को ख़त्म कर देगी। क्लियर है। तो सीटी की सेकेंडरी कभी भी ओपन नहीं रखते हैं। सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि वोल्ट मीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है। अब देखिए अभी मैंने क्या कहा, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या बात कर रहे थे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम ये बात कर रहे थे कि एक सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर की, करंट ट्रांसफार्मर हमारा जो होता है क्या होता है, स्टेप अप की स्टेप डाउन। तो मैंने बताया आपसे कि स्टेप अप होता है। स्टेप अप का मतलब क्या कि प्राइमरी में जो ये टर्न्स हैं, ये जो फेरे हैं ये कम हैं और सेकेंडरी में जो फेरे हैं वो ज़्यादा होंगे। ये कब की बात है, जब हमारा स्टेप अप की बात है। और ये कंडीशन बेसिकली सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर के लिए लगेगी। लेकिन जब पीटी की बात आएगी, पीटी मतलब कि विभव ट्रांसफार्मर यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो विभव ट्रांसफार्मर की बात आती है तो विभव ट्रांसफार्मर एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। कैसा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो भाई एक चीज़ ध्यान से समझो कि इसकी प्राइमरी जो होगी उसमें फेरों की संख्या ज़्यादा होगी और इसकी सेकेंडरी जो होगी उसमें फेरों की संख्या कम होगी। यानी कि ये हाई वोल्टेज साइड होगी, यानी हाई वोल्टेज, ये आपकी लो वोल्टेज साइड होगी। ठीक है, यानी
आप समझ सकते हो कि प्राइमरी में फेरों की संख्या ज़्यादा होगी और सेकेंडरी में फेरों की संख्या कम होगी। ये क्या है? एक विभव ट्रांसफार्मर की बात की गई है और एक विभव ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्लियर है इतनी चीज़? तो प्राइमरी में फेरों की संख्या यानी मोर नंबर ऑफ टर्न्स देन प्राइमरी, यानी सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक होगी। इसका मतलब देखो, समझ सकते हो आप कि जो सेकेंडरी में फेरों की संख्या है उससे क्या होगी, अधिक होगी प्राइमरी में फेरों की संख्या। तो ऑप्शन भी देखो बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप कंफ्यूजन हो जाओ। अब देखो, लेस नंबर ऑफ टर्न्स देन सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी में फेरों की संख्या से कम, यानी मोर नंबर ऑफ टर्न्स देन सेकेंडरी। तो आपको पहले ही क्लियर होना चाहिए कि प्राइमरी में फेरों की संख्या पूछा है तो सेकेंडरी से ज़्यादा होगी। क्लियर है इतनी चीज़? देखिए, विभव ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है क्योंकि प्राइमरी में जो फेरों की संख्या है सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच उच्च विद्युत रोधन पदार्थ द्वारा अलग किया जाता है। अच्छा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है एग्जाम में कि जो ये हमारा ट्रांसफार्मर है इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का प्रतिरोध कितना होता है, कितनी बार पूछा गया है। तो आपको बताना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का जो प्रतिरोध है वो कितना होता है, वो होता है अनंत। वो क्या होता है? अनंत होता है। क्लियर है? तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का प्रतिरोध क्या होगा? अनंत होगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की लौह कोर में पटलन करने का प्रयोजन निम्नलिखित घटाना होता है। यानी कि देखिए, आयरन कोर ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस। देखो, क्वेश्चन ही पूछ दिया कि लेमिनेटेड, लेमिनेट का मतलब होता है कि पटलन करना, पटलित करना। ठीक है, तो लेमिनेट करने से आपको क्या होगा? मैंने पहले क्वेश्चन में ही बात किया था कि लेमिनेट करने से हमारा ईडी करंट पर प्रभाव पड़ता है, ना कि हिस्टैरिसीस पर। हिस्टैरिसीस प्रभाव मतलब हानि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रभाव किस पर पड़ेगा? ईडी करंट लॉस पर। क्लियर है ये चीज़? चलिए, तो अगर आप देखिए, अब फॉर्मूला देख लें हिस्टैरिसीस हानि के लिए। तो डब्ल्यू एच बराबर वी मैक्स पावर 1.6 एफ इंटू वी जूल पर सेकेंड या फिर वाट। तो हिस्टैरिसीस लॉस का जो यूनिट यानी मात्रक जो होता है ना, वो होता है वाट। क्या होता है? वाट। ये इंपॉर्टेंट है। या फिर जूल पर सेकेंड, वाट बराबर जूल पर सेकेंड होता ही है। जहाँ पे एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी, वी आपका आयतन है। तो भंवर धारा के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, तो ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो मोटाई कम होने से भंवर धारा हानि कम हो जाएगी, हिस्टैरिसीस हानि मोटाई पर निर्भर नहीं करती है, तो पहले ही मैंने कहा था। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दो ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से क्या नहीं है? दो ट्रांसफार्मर हैं, उनको समांतर में आपको ऑपरेट करना है, तो निम्नलिखित में कौन सा शर्त नहीं है? तो सेम फेज सीक्वेंस होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सेम वोल्टेज रेशियो होना चाहिए, सेम केवीए रेटिंग होनी चाहिए। तो क्या सही नहीं है? तो इसमें सही क्या है, पहले तो आपको यही ढूंढना है कि सही क्या क्या है। आप पढ़े हो तो आपको सही पता होगा कि फेज सीक्वेंस सही होना चाहिए, यानी कि समान फेज अनुक्रम होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी। देखो, दो ट्रांसफार्मर उनकी फ्रीक्वेंसी जो हो, यानी कि एक की और F1 और F2 दोनों बराबर होनी चाहिए F के। ठीक है, उसके बाद सेम वोल्टेज रेशियो, यानी कि उनका ट्रांसफार्मेशन रेशियो जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। लेकिन सेम केवीए रेटिंग हो ये जरूरी नहीं है, केवीए रेटिंग थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यही गलत है। आपसे पूछा ये कौन सा गलत है, तो फिर ये गलत है। ओके, चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि समान केवीए रेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यक शर्त क्या होनी चाहिए कि समान फेज अनुक्रमण, समान फेज वोल्टेज, समान आवृत्ति, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। क्लियर है? चलो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द फिगर, यानी दी गई आकृति को पहचानिए। अब ये आकृति दी गई है, इसको आपको पहचानना कि ये है क्या। ये क्या ऑटो ट्रांसफार्मर है, क्या कॉइल है, चोक है, रियोस्टेट है, क्या है? अब आपको समझना है। देखिए, यूपी आरबीएनएल TG2 इंस्ट्रूमेंटेशन में 2015 में आया था। अब आपको बताना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फिगर आपको देख के समझ में नहीं आ रहा कि यार किस चीज़ का फिगर है, तो आप एक चीज़ समझ सकते हो कि कोई भी वाइंडिंग होती है, अगर उसको बीच से हटा दिया गया, ठीक है, अब देखो एक ये साइड बन गया, एक ये साइड, आप इस अगर वाइंडिंग को देखेंगे, ठीक है, इस वाइंडिंग को, तो एक साइड ए बन गया और एक साइड आपका ए बन गया। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं समझ में आया तो चलो, एक साइड ए बन गया, एक साइड ए पूरा बन गया, ऐसे। ठीक है,
एक साइड आपका ये मान लीजिए कि प्राइमरी साइड है, ये आपका सेकेंडरी साइड है, यानी वाइंडिंग एक है लेकिन आपने इसको इस्तेमाल कर लिया, तो फिर ये क्या है, यह एक ऑटो ट्रांसफार्मर यानी स्वचालित परिणामित्र है। क्या है, स्वचालित परिणामित्र यानी ऑटो ट्रांसफार्मर। चलिए देखिए कि द फ्रिक्शन लॉस इन ए रियल ट्रांसफार्मर आ रहे हैं, यानी वास्तविक परिणामित्र में घर्षण हानियां होती हैं। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसका जवाब तो मुझे लगता है सबको पता होगा कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा ना वो 0 होगा। अब देखो मैंने कहा अगर 0 तो किसी बेसिस पे कहा होगा, किसी आधार पर कहा, तो आधार क्या है, कैसे 0 होगा ये, ठीक है। तो ध्यान से समझिए कि कोई भी ट्रांसफार्मर है अगर वह उसकी घर्षण हानियाँ 0 है, तो घर्षण हानि का मतलब क्या है कि किसी भी मशीन के दो पार्ट आपस में टकराते हों, ठीक है, जिससे वो घिसते हों, तो घिसने के कारण जो हानि होती है वही होती है आपकी घर्षण हानियाँ। लेकिन ट्रांसफार्मर में कोई ऐसा पार्ट ही बता दो, कोई ऐसा जगह बता दो जहाँ पे चीज़ें घूमती हों, कुछ भी ऐसा होता हो। कुछ भी ऐसा होता है ट्रांसफार्मर में? नहीं, कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर में कोई घर्षण हो ही नहीं रहा है। जब घर्षण नहीं होगा तो घर्षण हानियाँ होंगी? नहीं होगी। तो 0% सही आंसर होगा। अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ट्रांसफार्मर जो है एक स्टैटिक डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? स्टैटिक, यानी कि स्थैतिक डिवाइस। स्थैतिक, स्थैतिक का मतलब आप समझ रहे हो कि इसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता, ठीक है। इसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता, इसलिए इसमें घर्षण हानियाँ क्या होती है? 0 होती हैं, ठीक। तो वास्तविक परिणामित्र में घर्षण हानियाँ 0 होती हैं, लेकिन जब किसी वास्तविक परिणामित्र पर लोड होता है तब उसकी क्रोड में हानियाँ होती हैं, जिन्हें लव हानियाँ कहते हैं। तो लव हानियाँ, जब लोड रहेगा तो लव हानियाँ होंगी, ठीक है, जिन्हें लव हानियाँ कहते हैं। तब परिणामित्र की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडल में ताम्र हानियाँ होती हैं। अब देखिए यहाँ से आप एक चीज़ समझो ध्यान से कि जब भी ट्रांसफार्मर पे कोई लोड है, लोड नहीं भी है ना, तब भी उसमें नो लोड लॉस होता है। नो लोड लॉस, जिसको आप आयरन लॉस कहते हो, यानी जिसको आप लव हानियाँ कहते हो, तो वह तब भी होता, लोड होता है या नहीं होता तब भी होता है, वो लॉस तो होती है। लेकिन जब भी लोड लगा हुआ है तो उसकी वाइंडिंग में, यानी जो ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये किस चीज़ की बनी होगी? ये वाइंडिंग आपकी बनी होगी कॉपर की। तो कॉपर की बनी होगी तो कॉपर में कुछ ना कुछ लॉसेस होगा ना, क्योंकि कोई भी ट्रांसफार्मर आइडियल तो हम मान के चलते हैं ना, लेकिन आइडियल होता थोड़ी ना है, आदर्श ट्रांसफार्मर थोड़ी ना होता, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसके कारण कुछ ना कुछ लॉस होता है। उसको हम बोलते हैं सीयू लॉस, यानी कॉपर लॉस। कॉपर लॉस का एक नाम और है, उसका नाम है परिवर्तनीय लॉस यानी वेरिएबल लॉस। ये नाम आपको याद रखना है, वेरिएबल लॉस। वेरिएबल लॉस का मतलब क्या, कि एक ऐसा लॉस जो लोड के साथ बदल जाता हो। तो वेरिएबल लॉस लोड पर निर्भर करता है, यानी कि लोड कैसा लगा हुआ है। अब लोड बदलेगा तो कॉपर लॉस बदलेगी, कॉपर लॉस बदलेगी तो वेरिएबल लॉस बदलेगा। क्लियर है? लेकिन लव हानियाँ, यानी जिसको आप कोर लॉस कहते हो, कोर लॉस आपकी फिक्स होती है। किसी भी ट्रांसफार्मर में, किसी भी मशीन में, कहीं पे भी कोर लॉस होता है वो क्या होती है? वो फिक्स होती है, यानी इसमें इस लॉस जो होता है वो फिक्स होता है कि इतना ही होगा। चाहे आप लोड बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं है, ये आपकी फिक्स हो जाएगी। क्लियर? तो इतनी चीज़ें थी, आपको ये याद रखिएगा। तथा इन हानियों को पूर्ण रूप से नगण्य नहीं माना जा सकता। तो इन हानियों को हम पूर्ण रूप से नगण्य नहीं मानते, ना ही मानेंगे। लव हानियाँ और कॉपर लॉस तो ही हमारा होता है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन आता है कई बार कि ट्रांसफार्मर में जब हम टेस्टिंग करते हैं तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट यानी लघु परिपथ टेस्टिंग में जो आपकी लॉसेस निकलती है वो सीयू लॉस को हम कैलकुलेट करते हैं, सीयू लॉस के बारे में पता करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। और ओपन सर्किट टेस्ट यानी खुला परिपथ टेस्टिंग में हम जो लॉस पता करते हैं वो होती है कोर लॉस, जिसको आप लव हानियाँ कहते हो, ठीक है। और लव हानियाँ जो होती है ये कांस्टेंट लॉस यानी फिक्स लॉस होती है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही बढ़िया है कि ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच, यानी एक परिणामित्र एक युक्ति है जो क्या करता है? एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, स्टेप अप या डाउन एसी विभव तथा धाराओं को, या फिर स्टेप अप और स्टेप डाउन डीसी विभव या धाराओं को। तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो काम करता है वोल्टेज को घटाने का या फिर करंट को घटाने बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। ये तो क्लियर है कि वोल्टेज घटाएगा या करंट घटाएगा बढ़ाएगा यही काम करता है। लेकिन एसी की डीसी, क्लियर है ना, एसी की डीसी। तो आप कहोगे कि नहीं सर ये तो एसी की वोल्टेज और करंट को घटाता बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर सी ये है करेक्ट आंसर, कि स्टेप अप करेगा या डाउन करेगा एसी वोल्टेज और करंट को, एसी वोल्टेज और करंट को, जबकि
डीसी पे काम नहीं करता। ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी पे काम नहीं करता। जब भी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में हम डीसी लगाते हैं तो एक चीज़ समझो, ई बराबर होता है माइनस फैराडे के लॉ से, ये चीज़ें तो पढ़ा होगा ना, ई बराबर माइनस डी फाई बटे डी टी। तो जो हम डीसी लगाते हैं ना उसके कारण ये जो फ्लक्स मिलता है ये आपको मिलता है स्थिर फ्लक्स। कैसा फ्लक्स मिलता है? स्थिर फ्लक्स। ठीक है, स्थिर फ्लक्स। अगर स्थिर फ्लक्स मिल रहा है तो मेरे भाई एक चीज़ बता सकते हो आप कि स्थिर फ्लक्स मिलने से क्या हो सकता है कि उसका अगर हम ये डी फाई बाई डी टी यानी कि अवकलन करेंगे किसी भी स्थिर चीज़ का, किसी भी कांस्टेंट चीज़ का जो बदलता नहीं है, अगर उसका हम अवकलन करते हैं तो किसी भी संख्या का, जैसे वो फिक्स है, जैसे दो का अवकलन करोगे कितना होता है? जीरो। कोई फिक्स चीज़ है उसकी अवकलन करोगे तो क्या होगा? जीरो। तो उसी तरह से अगर फ्लक्स फिक्स हो गया उसका अवकलन करेंगे तो कितना होगा? जीरो। तो इसका मतलब ई बराबर आपको मिल जाएगा जीरो, क्योंकि ये जीरो हो गया तो ये टोटल जीरो हो गया, तो ई का मान क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब वाइंडिंग में कोई भी वोल्टेज पैदा नहीं होगा। अगर वाइंडिंग में कोई वोल्टेज नहीं पैदा हुआ तो आप समझ सकते हो कुछ हो सकता है? नहीं। जब वाइंडिंग में कोई वोल्टेज पैदा नहीं हुआ तो जो सप्लाई आप लगाए हो ये टोटल इसके अक्रॉस से अपीयर होने लगेगी, इसके अक्रॉस वही पूरा वोल्टेज दिखने लगेगा, जिससे इसकी वाइंडिंग जल जाएगी, जिससे इसकी वाइंडिंग क्या होगी? जल जाएगी। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में डीसी लगाते हैं तो उसकी वाइंडिंग क्या होती है? जल जाती है। क्लियर? तो देखिए, परिणामित्र एक ऐसी युक्ति है जो स्टेप अप और डाउन एसी विभवता धाराओं को रूपांतरित करता है। परिणामित्र एक स्थैतिक मशीन है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को समान आवृत्ति पर परिवर्तित करने के काम आती है। परिणामित्र का कार्य सिद्धांत स्थैतिक प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि ट्रांसफार्मर को भी पूछा है कि किस पर काम करता है, किस सिद्धांत पर? तो म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि पारस्परिक प्रेरकत्व पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन पे आपका कार्य करता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक आदर्श परिणामित्र की प्राथमिक शक्ति 100 वाट है तथा विभव अनुपात 2:1 है, द्वितीयक शक्ति क्या होगी? अब देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 100 वाट है उसकी मान लीजिए कि प्राथमिक पावर। ठीक है, कोई ट्रांसफार्मर है सपोज, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर ऐसा है हमारा, मान लो। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है हमारा, इधर हमको 100 वाट मिल रहा है। ठीक है, अब इसका रेशियो कुछ ना कुछ दे रखा है 2:1। जो V1/V2 है वो कितना दे रखा है? V1/V2 वो आपको दे रखा है 2:1, ऐसे दे रखा है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे जो P2, ये मान लीजिए कि PS पावर मतलब सेकेंडरी साइड, ये PP यानी पावर प्राइमरी साइड। तो पावर जो प्राइमरी साइड में है वो कितना है? 100 वाट है। तो सेकेंडरी में कितना? मैंने अभी तक आपको इतनी चीज़ें बताई तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि हमने कभी भी इसमें पावर की बात नहीं की। अगर पावर की बात नहीं की इसका मतलब है कि जिस चीज़ की बात नहीं की जाती इसका मतलब है कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो उतना का ही उतना रहता है। मैंने ट्रांसफार्मर में एक चीज़ बात की कि वोल्टेज घटेगा, यानी कि घटेगा या फिर बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा या फिर घटेगा, यही तो होगा। करंट बढ़ेगी या फिर घटेगी, यही होगा। ठीक है, देखो तीर ऊपर दिखा रहे हैं इसका मतलब बढ़ेगी, तीर नीचे दिखा रहे हैं इसका मतलब घटेगी, तो ये चीज़ें होंगी। ठीक, लेकिन मैंने पावर के लिए कुछ कहा? पावर के लिए मैंने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर जो है पावर को चेंज नहीं करता, पावर को फिक्स रखता है। प्राइमरी साइड हो चाहे सेकेंडरी, प्राइमरी में जो पावर रहेगी वही सेकेंडरी में भी आपको मिलेगी। तो प्राइमरी में जो पावर थी वो आपको मिली 100 वाट, सेकेंडरी में कितना मिलेगी? सेकेंडरी में आपको मिल जाएगी 100 वाट। तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीयक में जो पावर है वो समान होती है, तो P2 भी कितना हो जाएगी? 100 वाट हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं कि वर्निश के साथ लेपित रोधन सामान्य रूप से परिणामित्र में प्रयोग किए जाते हैं। लेमिनेटेड इंसुलेशन कोटेड विथ वर्निश आर नॉर्मली यूज्ड इन ट्रांसफार्मर। तो बताइए क्या होता है कि वर्निश के साथ लेपित रोधन सामान्य रूप से परिणामित्र में प्रयोग किए जाते हैं। टू इंक्रीज द रिलेक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, चुंबकीय पथ की रिलेक्टेंस को कम करने के लिए, भंवर धारा के प्रवाह को कम करने के लिए, हिस्टेरिसिस प्रवाह को कम करने के लिए। अब देखिए, कहीं भी आपको सब थोड़ा इंग्लिश भी देख लिया करिए, हिंदी, यानी लेमिनेटेड इंसुलेशन कोटेड, लेमिनेटेड इंसुलेशन कोटेड विथ वर्निश। वर्निश के साथ हम इस्तेमाल करते हैं लेमिनेशन का, लेमिनेशन यानी कि वर्निश के साथ लेपित विद्युत रोधन सामान्य रूप से परिणामित्र में प्रयोग किए जाते हैं। तो क्या होता है लेमिनेशन, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? यार बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है तो समझो कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है कि ये कम करता है किस इफेक्ट को? ईडी करंट यानी भंवर धारा के प्रवाह को कम करने के लिए हम लोग लेमिनेटेड चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो वर्निश के साथ लेपित रोधन विद्युत मतलब कि लेपित रोधन सामान्य रूप से परिणामित्र में प्रयोग किए जाते हैं, जिससे एडी करंट यानी भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए किया जाता है।
भंवर धारा हानियाँ पैडामित्र के कोर में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? क्रोड में, कोर में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि विद्युत प्रेरण पर कार्य करने वाली युक्ति जो शक्ति परिवर्तन के बिना कार्य करती है। देखो, शक्ति परिवर्तन के बिना कार्य करती है तथा विभव के स्तर को चरणबद्ध कम या अधिक कर सकती है, क्या कहलाती है? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाए तो बहुत कहोगे वाह वाह कितना प्यारा क्वेश्चन आ गया, बहुत ही जल्दी हमारा सेकंडों में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हो तो ट्रांसफार्मर पावर को चेंज नहीं करता, शक्ति को चेंज नहीं करता, सिर्फ वोल्टेज को घटाएगा या बढ़ाएगा, उसके स्तर को स्टेप अप करेगा या स्टेप डाउन करेगा। तो क्या है वो? ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए कि विद्युत प्रेरण पर कार्य करने वाली युक्ति जो शक्ति परिवर्तन के बिना कार्य करती तथा विभव के स्तर को चरणबद्ध कम या अधिक कर सकती है पैडामित्र कहलाती है। पैडामित्र शक्ति स्थानांतरण करता है। पैडामित्र के दो विशिष्ट कुंडलन होती हैं जिन्हें प्राथमिक कुंडलन तथा द्वितीयक कुंडलन कहते हैं, जिसे प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई से जोड़कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें क्लियर हैं, बेसिक बातें हैं, आप इनको समझ सकते हो, सब की सब चीज़ें मैंने बता दिया है। चलिए अगला देख लेते हैं। थोड़ा क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर तार की घुमावों की संख्या में वृद्धि से होगी, यानी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर ऑन द सेकेंडरी या फिर ट्रांसफार्मर। यानी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स यानी फेरों की संख्या बढ़ा दें तो क्या होगा? इंक्रीज द सेकेंडरी करंट, डिक्रीज द सेकेंडरी करंट। और भी दो ऑप्शन देख लेते हैं भाई, क्या है? ठीक है, हैव नो इफेक्ट ऑन द सेकेंडरी करंट, इंक्रीज द प्राइमरी करंट। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन को बस समझ लो। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडलन पर तार के घुमावों की संख्या में वृद्धि से मतलब की जाती है। अब देखो, अगर एक ट्रांसफार्मर है, ध्यान से समझो, एक ट्रांसफार्मर ये मैंने बना दिया, इसमें फेरों की संख्या मैंने बढ़ा दी, तो जहाँ पे फेरों की संख्या बढ़ती है वहाँ पे मैंने कहा कि वोल्टेज बढ़ेगा, जहाँ फेरों की संख्या कम होगी वहाँ पे वोल्टेज कम होगा। तो जहाँ पे वोल्टेज कम होगा वहाँ पे क्या होगा? करंट ज़्यादा होगी, और जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होगा वहाँ पे करंट क्या होगी? कम होगी। ये कैसे आया ये आपको जानना जरूरी है। तो ये आया P बराबर V बटे मतलब V इंटू आई से। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे कि V बराबर जो होगा वो P बटे आई। P तो आपका फिक्स है, पावर है ना, पावर तो कांस्टेंट है, पावर आपकी क्या है? फिक्स है। अगर पावर आपकी फिक्स है तो V बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। क्यों? क्योंकि दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो V आपका बढ़ेगा तो I घटेगा। क्लियर है? V घटेगा तो I बढ़ेगा। अब V जो है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है किस चीज़ पर? एन डी फाई बाई डी टी, फैराडे के नियम से। ठीक है, एन डी फाई बाई डी टी, यानी एन बढ़ाएंगे तो ई बढ़ेगा, ई मतलब वोल्टेज। ठीक है, ई बढ़ाएंगे, अगर एन बढ़ गया तो हमारा ई बढ़ जाएगा। तो आपसे बोला ही गया है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर ऑन द सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स एन आपका अगर बढ़ गया तो ई बराबर जो होता है एन डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई मतलब एन आपका बढ़ा तो इसका मतलब है कि ई बढ़ जाएगा। अगर ई बढ़ गया तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज बढ़ गया, अगर सेकेंडरी साइड का वोल्टेज बढ़ गया तो सेकेंडरी साइड की करंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है ना? मैंने अभी आपको बताया कि P बराबर हाँ ऐसे नहीं, ऐसे I बराबर P बटे V, I बढ़ेगा तो V घटेगा, V बढ़ेगा तो I घटेगा। यही तो मैंने बताया आपसे। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जानना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इसका। देख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हाँ, तो देखिए कि एक ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडलन पर तार की घुमावों की संख्या में वृद्धि से द्वितीयक धारा में कमी होती है तथा द्वितीयक कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस प्रकार द्वितीयक कुंडलन प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राथमिक कुंडलन में प्रयुक्त वोल्टता के बिल्कुल विपरीत फेज में होगा तथा द्वितीयक कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल वर्तनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी, तो एक्सप्लेनेशन देखने की कोई नीड नहीं है आपको, इससे ज़्यादा मैंने आप बता दिया। ठीक है, तो आज की वीडियो को इतना पे ही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही देखो, कल इसका मतलब कल फिर इसका सेकंड जब आएगा पार्ट तो उसमें और भी हम कुछ अच्छा डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो आई थिंक आप एंजॉय करोगे, कल वाली वीडियो में भी आप एंजॉय करोगे। अब आपको मज़ा आएगा। ट्रांसफार्मर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा बचेगा नहीं जो आपको मिलेगा नहीं। बस बात ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ को ध्यान से समझना। ओके, थैंक यू।